नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो अक्सर आप कह सकते हैं सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन जिसकी कहानी और रणनीतिक स्थिति दोनों ही बेहद अहम है। एरिट्रिया। हाँ, बिल्कुल। पूर्वोत्तर अफ्रीका में लाल सागर के ठीक किनारे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एरिट्रिया की काफी विस्तृत तस्वीर पेश करती है। तो आज इस चर्चा का हमारा मकसद यही है कि इस देश के पूरे सफर को समझें। परत दर परत खोलें, एक तरह से। हाँ बिल्कुल। इसकी जड़ें, इसका औपनिवेशिक अतीत, फिर वो आज़ादी की इतनी लंबी लड़ाई और आज के जो हालात हैं उन सबको। ये कहानी है उम्मीदों की, संघर्ष की और कुछ जटिल सच्चाइयों की भी। सही कहा। एक दिलचस्प बात यह है कि एरिट्रिया ने दुनिया के सबसे लंबे स्वतंत्रता संग्रामों में से एक लड़ा। लेकिन सवाल ये है कि आज़ादी के बाद क्या हुआ? क्या वो उम्मीदें पूरी हुईं? चलिए इसी पड़ताल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन से। जैसा हमने कहा, पूर्वोत्तर अफ्रीका में है। इसके पड़ोसी हैं दक्षिण में इथोपिया, पश्चिम में सूडान और दक्षिण पूर्व में जिबूती। और पूर्व में पूरा लंबा तट है लाल सागर का। हाँ, और राजधानी अस्मारा। ये तो हो गई बुनियादी जानकारी। लेकिन इसकी असली अहमियत कहाँ है नक्शे पर? देखिए, इसकी अहमियत है उसी लाल सागर तट पर, और खास तौर पर जो बाबल मंडप जलडमरू है ना, उससे इसकी नजदीकी। अच्छा। ये वो संकरा सा समुद्री रास्ता है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। आप समझ लीजिए कि ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका के बीच समुद्री जहाजों का एक सुपर हाईवे जैसा है। तो इस रास्ते पर जिसका भी थोड़ा प्रभाव हो, उसका वैश्विक व्यापार और राजनीति में दखल अपने आप बढ़ जाता है। तो भले ही एरिट्रिया देखने में छोटा देश लगे, लेकिन इसकी लोकेशन इसे भू राजनीति के खेल में एक अहम जरूरी मोहरा बना देती है। और इतिहास देखें तो इस इलाके पर नियंत्रण के लिए हमेशा से होड़ रही है। लोकेशन ही इसकी ताकत भी है। हाँ, और शायद चुनौतियों का एक कारण भी रही होगी। बिल्कुल, दोनों बात हैं। चलिए अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये इलाका किसी जमाने में प्राचीन अक्सूम साम्राज्य का हिस्सा था। वो तो इस क्षेत्र की एक बड़ी शक्ति थी, है ना? हाँ हाँ, अक्सुम साम्राज्य काफी प्रभावशाली था। उसके काफी बाद कई सदियों के उतार चढ़ाव हुए, और फिर 19वीं सदी के आखिर में यहाँ यूरोपीय शक्तियां आ गई और एरिट्रिया बन गया इटली का उपनिवेश। इटली का? हाँ, इटली का। इटली ने यहाँ काफी निर्माण भी करवाया, खासकर राजधानी अस्मारा में। उसे कभी कभी लिटिल रोम भी कहा जाता था। लिटिल रोम? ये तो दिलचस्प है। हाँ, और वो इतानवी छाप आज भी अस्मारा की वास्तुकला में साफ दिखती है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध आया और हालात बदले होंगे। बिल्कुल। 1941 में इटली की हार हुई और उसके बाद यहाँ ब्रिटिश सैन्य प्रशासन आ गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं। बिल्कुल नहीं। युद्ध के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई एरिट्रिया का भविष्य क्या होगा। और यहीं पर कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। 1952 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पास किया। हाँ। जिसके तहत एरिट्रिया को इथियोपिया के साथ एक फेडरेशन में शामिल कर दिया गया। अब ये फैसला एरिट्रिया के बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया। उन्हें या तो स्वायत्तता चाहिए थी या पूरी आजादी। और हुआ ये कि जल्द ही इथियोपिया ने वो फेडरेशन ही खत्म कर दिया और एरिट्रिया को पूरी तरह अपने देश में मिला लिया। और यहीं से वो लंबा संघर्ष शुरू हुआ जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ठीक यहीं से 1961 में एरिट्रियन लिबरेशन फ्रंट यानी ELF ने इथियोपियाई शासन के खिलाफ हथियार उठा लिए, सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया। ELF ने? हाँ, बाद में इसी से टूटकर एरिट्रियन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट EPLF बना, जिसने फिर लड़ाई को और तेज किया। और ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये एक पूरा स्वतंत्रता संग्राम था जो आप सोचिए पूरे 30 साल चला। 30 साल? हाँ, 3 दशक लगातार युद्ध की स्थिति। 30 साल, ये तो लगभग 2 पीढ़ियों का संघर्ष हो गया। इसका अंजाम क्या हुआ फिर? आखिरकार 1991 में EPLF ने इथियोपियाई सेना को हराया निर्णायक रूप से और एरिट्रिया पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अच्छा। और इसके 2 साल बाद 1993 में UN की देखरेख में एक जनमत संग्रह हुआ, रेफरेंडम। हाँ, रेफरेंडम। और नतीजा जबरदस्त था। लगभग 99.8% लोगों ने स्वतंत्रता के पक्ष में वोट दिया और इस तरह औपचारिक रूप से एरिट्रिया एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ये 29 सालों के बलिदान और संघर्ष का नतीजा था। तो 1993 में आज़ादी मिली। यकीनन एक बहुत ही ऐतिहासिक और भावनात्मक पल रहा होगा। लगा होगा कि भाई अब शांति आएगी, विकास होगा। बेशक उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थीं। दशकों के संघर्ष के बाद मिली आजादी थी, कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है ना,
संघर्ष के बाद शांति की राह इतनी सीधी नहीं होती। नई चुनौतियां तुरंत सामने आ गईं। जैसे कि? और सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा पड़ोसी इथियोपिया के साथ सीमा को लेकर पुराना विवाद। वो कभी ठीक से सुलझा ही नहीं था। यानी आजादी के कुछ साल बाद ही फिर से युद्ध? ये तो हाँ, दुर्भाग्य से यही हुआ। 1998 से 2000 के बीच दोनों देशों में सीमा विवाद को लेकर एक बहुत भयानक और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। ओह। इसमें दोनों तरफ भारी जानी नुकसान हुआ और इसने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह से पीछे धकेल दिया। भले ही 2000 में एक शांति समझौता हो गया, लेकिन वो सीमा का मुद्दा लंबे समय तक अनसुलझा ही रहा और दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा, जिसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ा। ये तो वाकई दुखद है कि स्वतंत्रता के फौरन बाद फिर इतना बड़ा संघर्ष झेलना पड़ा। चलिए अब थोड़ा देश के अंदर की राजनीतिक व्यवस्था पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि आज़ादी के बाद से EPLF ही सत्ता में है, जो अब PFDJ कहलाता है, पीपल्स फ्रंट फॉर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। हाँ। और राष्ट्रपति इसायास अफवर्की, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वो 1993 से लगातार सत्ता में हैं। हाँ, और यहीं पर एरिट्रिया की कहानी और भी जटिल हो जाती है। औपचारिक रूप से तो इसे एक दलीय प्रणाली कहा जाता है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, शासन पूरी तरह राष्ट्रपति अफवर्की के इर्द गिर्द केंद्रित है और कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक इसे एक सख्त सैन्य प्रधान तानाशाही मानते हैं। स्रोत में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात का जिक्र है कि 1997 में एक संविधान का मसौदा तो तैयार हुआ था, लेकिन वो कभी पूरी तरह लागू ही नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है देश के लिए? इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, संविधान किसी भी देश में कानून के शासन की गारंटी होता है ना? नागरिक अधिकार तय करता है, सरकार की शक्तियों की सीमा तय करता है। हाँ बिल्कुल। अगर संविधान ही लागू ना हो तो ये सारी चीजें एक तरह से हवा में हो जाती हैं, अनिश्चित। तो असल में ये लागू ना हुआ संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये उस अनिश्चितता और सत्ता के केंद्रीकरण का प्रतीक है जिसने देश के पिछले लगभग 30 साल तय किए हैं। तो फिर? तो नतीजा ये है कि राष्ट्रीय चुनाव कभी हुए ही नहीं, राजनीतिक विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है, मीडिया पर सरकार का कड़ा नियंत्रण है। ये सब मिलकर वो तस्वीर बनाते हैं जिसकी वजह से मानवाधिकार संगठन लगातार चिंता जताते रहते हैं। तो मतलब स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो लोकतंत्र की उम्मीदें थीं, वो शायद पूरी नहीं हो पाई, ऐसा लगता है। हाँ, जमीनी हकीकत तो यही इशारा करती है। अब जरा लोगों और संस्कृति की बात करें। ये एक विविध देश लगता है ना? अवा, टाइग्रे, साहो, अफार, बिलेन, कुनामा जैसे कई और समूह भी हैं। और भाषाएं? भाषाओं की भी बहुत विविधता है। तिग्रिनिया और अरबी प्रमुख कामकाजी भाषाएं हैं। अंग्रेजी भी शिक्षा और प्रशासन में काफी इस्तेमाल होती है। वैसे कोई एक आधिकारिक भाषा घोषित नहीं है, सिद्धांत रूप से सभी भाषाओं को बराबर माना जाता है। और धर्म के मामले में? धर्म के मामले में भी विविधता है। मुख्य रूप से दो प्रमुख धर्म हैं। एक तो ईसाई धर्म, जिसमें एरिट्रियन ऑर्थोडॉक्स तेवाहेदो चर्च, ये कॉप्टिक परंपरा से जुड़ा एक बहुत प्राचीन ईसाई संप्रदाय है और इथियोपिया में भी प्रमुख है। ये सबसे बड़ा समूह है। अच्छा। और दूसरा है इस्लाम, मुख्य रूप से सुन्नी इस्लाम, और माना जाता है कि दोनों धर्मों के अनुयायियों की संख्या लगभग बराबर है। तो इतनी विविधता के साथ वहाँ की संस्कृति कैसी है? क्या कोई खास चीज है जो एरिट्रिया की पहचान हो? यहाँ की संस्कृति में अफ्रीकी और अरब प्रभावों का एक बड़ा दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलता है। पारंपरिक संगीत है, नृत्य हैं, रंगीन पोशाकें हैं, धार्मिक त्योहार लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं। एक बहुत खास चीज है उनकी कॉफी सेरेमनी। वो सिर्फ कॉफी पीना नहीं है, बल्कि पूरी सामाजिक रस्म है, दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने का, बातचीत करने का एक तरीका। अच्छा, कॉफी सेरेमनी। हाँ, और पारिवारिक और सामुदायिक रिश्ते बहुत मजबूत माने जाते हैं वहाँ। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, अस्मारा की वो इतालवी वास्तुकला, वो भी इसकी सांस्कृतिक पहचान का एक अनूठा पहलू बन गई है। और हाँ, मासावा और असब जैसे बंदरगाह शहर हैं, जिनका अपना अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की तरफ थोड़ा देखते हैं। मुद्रा का जिक्र हुआ था, नाकफा। ये स्वतंत्रता के बाद जारी की गई थी। हाँ, 1997 में। तो अर्थव्यवस्था किन चीजों पर टिकी है वहाँ की? स्रोत बताते हैं कि अर्थव्यवस्था काफी हद तक कुछ ही क्षेत्रों पर निर्भर है। एक तो खनिज, इसमें सोना, तांबा और जस्ता का खनन होता है। अच्छा, मिनरल्स। हाँ, फिर कृषि भी अहम है, खासकर अनाज जैसे टेफ, जौ, गेहूं और पशुपालन। और क्योंकि लाल सागर का तट है, तो मछली पकड़ना भी एक जरिया है लोगों के लिए। लेकिन क्या ये क्षेत्र देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है? क्योंकि स्रोत तो कुछ चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं। हाँ। काफी गंभीर लगती हैं वो। हाँ, चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। एक तो ये कि देश के पास प्राकृतिक संसाधन वो सीमित हैं,
खासकर खेती लायक जमीन और पानी की कमी है। हम्म। ऊपर से वो जो लंबे समय तक युद्ध चले, सीमा विवाद रहा और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगे थे पहले, उन सब ने आर्थिक विकास को बहुत धीमा कर दिया। विदेशी निवेश भी बहुत कम रहा है। ठीक है। लेकिन इन सब से बढ़कर एक चीज है जिसका अर्थव्यवस्था और समाज दोनों पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है और जिसका जिक्र स्रोत बहुत प्रमुखता से करते हैं, वो है अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा। अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, ये क्या है और स्रोत इसे इतना अहम क्यों बता रहे हैं? ये एक ऐसी नीति है जिसके तहत 18 साल के होने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण लेना होता है और फिर राष्ट्रीय सेवा करनी पड़ती है। सिद्धांत रूप में तो ये 18 महीने की होती है, 6 महीने सैन्य प्रशिक्षण और 12 महीने राष्ट्रीय विकास के कामों में। अच्छा, 18 महीने, ये तो कई देशों में होता है। हाँ, सिद्धांत में। लेकिन व्यवहार में, जैसा कि स्रोत और मानवाधिकार रिपोर्टें बताती हैं, ये सेवा अनिश्चित काल तक खिंच जाती है। अनिश्चित काल तक मतलब सालों या दशकों तक? हाँ, कई मामलों में ऐसा ही होता है। लोगों को सेना में रखा जा सकता है या सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी काम में लगाया जा सकता है, जैसे खेती, निर्माण या सरकारी दफ्तरों में, और वो भी बहुत कम या बिना वेतन के, सालों साल। बिना वेतन के? हाँ? या बहुत नाम मात्र के वेतन पर। सरकार का तर्क है कि ये राष्ट्र निर्माण और सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन आलोचक इसे जबरदस्त श्रम मानते हैं, मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन मानते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा लोग देश छोड़कर जाते होंगे, पलायन। बिल्कुल, यही वो सबसे मुख्य कारणों में से एक है जिसकी वजह से हजारों युवा, खासकर पढ़े लिखे और जो कुशल लोग हैं, वो हर साल देश छोड़कर भाग रहे हैं। ओह। वो बेहतर भविष्य के लिए, अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए बहुत खतरनाक रास्ते अपनाकर भी विदेश जाने की कोशिश करते हैं। ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और ये बड़े पैमाने पर पलायन, ये एरिट्रिया के लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक त्रासदी बन गया है। और ये सीधे तौर पर जुड़ा है वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से और इस नीति से। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक नीति लोगों के जीवन पर और देश के भविष्य पर इतना गहरा और शायद नकारात्मक असर डाल सकती है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, जैसा कि हमारे स्रोतों से उभर कर आ रही हैं, तो एरिट्रिया के सामने चुनौतियों का एक पूरा जाल सा दिखता है ना। एक तरफ तो राजनीतिक दमन है, वो संविधान जो लागू नहीं हुआ, चुनावों की कमी, मीडिया पर नियंत्रण। हाँ। दूसरी तरफ मानवाधिकारों की गंभीर चिंताएं हैं, खासकर जेलों की स्थिति और ये जो लंबी अनिवार्य सैन्य सेवा वाली बात है। बिल्कुल। फिर आर्थिक पिछड़ापन है, सीमित अवसर हैं और उसी से जुड़ा हुआ ये बड़े पैमाने पर पलायन, और साथ में वो पड़ोसी देशों, खासकर इथियोपिया के साथ तनावपूर्ण रिश्ते और सीमा विवाद वो भी है। हाँ, एकदम सही कहा। और ये सारी चुनौतियां एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए, राजनीतिक आज़ादी की कमी आर्थिक अवसरों को सीमित कर देती है। अनिवार्य सेवा जैसी नीतियां लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर करती हैं, जिससे देश का जो मानव संसाधन है वो कमजोर होता है। और जो ऐतिहासिक संघर्षों की विरासत है वो आज भी क्षेत्रीय तनावों में झलकती है। स्रोत जो कहानी बता रहे हैं वो स्वतंत्रता के समय की जो उम्मीदें थीं और आज की जो जमीनी हकीकत है, उसके बीच एक बहुत बड़े फासले को उजागर करती है। स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वाली पीढ़ी ने शायद एक बहुत अलग भविष्य का सपना देखा था। तो संक्षेप में कहें तो एरिट्रिया की कहानी एक ऐसे देश की है जिसने बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ादी तो हासिल की, जिसकी रणनीतिक लोकेशन उसे अहम बनाती है। हाँ। लेकिन जो आज, जैसा कि स्रोत सामग्री हमें बताती है, अंदरूनी तौर पर राजनीतिक सख्ती, मानवाधिकारों की गंभीर चिंताओं और मुश्किल आर्थिक हालात से जूझ रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें कि भाई, एरिट्रिया के पास रणनीतिक लोकेशन है, कुछ खनिज संसाधन भी हैं, एक जुझारू इतिहास भी रहा है। तो सवाल ये है कि वो कौन से अंदरूनी या बाहरी बदलाव या कारक हो सकते हैं जो देश को एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जाएं जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतें और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार और आर्थिक तरक्की, इन सब के बीच एक बेहतर संतुलन बन सके। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और ये महज एक अकादमिक सवाल नहीं है, ये लाखों एरिट्रियन लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। इस पर विचार करना शायद हमें इस देश की जटिलताओं को और गहराई से समझने में मदद करता है।